चलो बोलो कल। कंपलसरी नहीं है, वो तो डेफिनेटली सकते हैं, कोई भी कंपनी में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपॉइंट नहीं हो सकते, बट जो मैंडेट है यहाँ पे सेक्शन में कि कंपलसरी आपको एक वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही है, तो वो प्राइवेट कंपनी में उन्होंने मैंडेट नहीं रखा होगा, दैट इज द पॉइंट। बाकी पब्लिक कंपनी में और वो जो अदर लिस्टेड कंपनीज है उनमें सब में है। पब्लिक कंपनी में 100 करोड़ 300 करोड़ का क्राइटेरिया है, उससे ऊपर है वैसा रहेगा। चलिए साउंड एक बार देख लें। हम्म। क्या हो जाता है इनजस्टिस? अच्छा, इसने तो रूल बनाया ना जे ईरानी कमेटी वालों ने कि एक तो कंपल्शन करे। अब कंपलसरी हो गया तो उस हिसाब से क्या है ना कि अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। और अभी करंटली उतना इंजस्टिस वाला क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारी कंपनीज में आपको विमेन डायरेक्टर्स दिखेंगे, तो कंपेरेटिवली इंप्रूवमेंट काफी है। बट हो जाएगा धीरे धीरे और बेटर हो जाएगा, और क्या। उल्टा टाइम आ जाएगा एक दिन, लड़के घर पे बैठ जाएंगे मस्त आराम से, और बाकी लड़कियां काम करेंगी। अच्छा है, भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, और क्या। अच्छा, तो ये वुमेन डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, ये सब पॉइंट्स पे बात हो रही थी। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ, उससे पहले कुछ और इजी आंसर्स कवर करा देता हूँ, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ पेजेस कवर हो जाएंगे अपने। आप आ जाओ डायरेक्टली पेज नंबर 97 पे, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक अभी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है, तो वो बाद में कवर करते हैं। पहले पेज 97 पे देख लो, एडिशनल डायरेक्टर्स की बात हो रही है, वहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है। 161 सेक्शन है, और इसमें ना 4 सब सेक्शन है। विल ट्राई कि आपको पूरे याद रहे। 4 सब सेक्शन है, और यहाँ थोड़ा सब सेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट सब सेक्शन है, इट इज एडिशनल डायरेक्टर। सब सेक्शन 2 इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ये है नॉमिनी डायरेक्टर, और ये है कैजुअल वैकेंसी। 4 पॉइंट्स। अब क्योंकि चारों पॉइंट्स अलग अलग है, तो सब सेक्शन थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है। अदरवाइज तो क्या है, चलो मेन सेक्शन भी याद है तो इनफ है, बट टॉपिक के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर की, इसकी क्या स्टोरी है वो समझो। आंसर बड़ा सिंपल सा है, और छोटी शॉर्ट नोट बनती है तो कभी 3 मार्क्स 4 मार्क्स जैसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। एडिशनल डायरेक्टर का कंसेप्ट ऐसा है, हमने यहाँ पे देखा कि डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने का काम कंपनी के शेयर होल्डर्स करते हैं। ये लोग अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, जिनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें ना क्वांटिटी जो है, कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं उसके नंबर कुछ लॉ में इन्होंने फिक्स किए हुए हैं। अगर एक पब्लिक कंपनी की बात करें अपन स्टैंडर्ड, तो मिनिमम 3, मैक्सिमम जाता है 15। 15 डायरेक्टर एक कंपनी में हो सकते हैं लॉ के हिसाब से। लेकिन अगर किसी कंपनी को लगता है कि मुझे ज्यादा डायरेक्टर्स की जरूरत है हमारे मैनेजमेंट में, तो आप इस नंबर को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो अगर शेयर होल्डर्स बोले कि नहीं 15 क्यों, 25 रखो ना, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो रखो, कंपनी एक्ट क्यों रोकेगा। तो इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे 50 डायरेक्टर भी कम पड़ रहे हैं, आप उतना बिजनेस ग्रो कर लो, और लॉ में रिस्ट्रिक्शन है नहीं 15 से ऊपर रख ही नहीं सकते, तो ये तो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन हो गया। क्यों भाई, शेयर होल्डर्स खुद पैसा खर्च कर रहे हैं, वो चाहते हैं 50 डायरेक्टर की सैलरी पे करना, और उनका बिजनेस है उतना बड़ा, तो आप लॉ में उसको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो, ग्रोथ क्यों रोक रहे हो, तो वैसा नहीं होता। बट इन जनरल एक रेंज है कि भाई 3 to 15, 15 से ऊपर रखना है तो कंपनी के मालिक को पूछ लो, सारे मालिक रेडी है तो भले 50 लोग रखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये बात यहाँ पे हो रही है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम बना ली, और मान लो 10 डायरेक्टर रख दिए, 10 अपॉइंट कर दिए, तो ये 10 डायरेक्टर इनके थ्रू, मतलब वोटिंग के थ्रू मीटिंग में एजीएम में अपॉइंट हुए। अब इन 10 लोगों ने जब काम शुरू किया, तो इनको लगा कि यार 10 लोगों का काम नहीं है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मतलब हम कितना भी टाइम दे दे काम खत्म नहीं होगा। इट इज मैंडेटरी कि हम कुछ और लोगों को अपॉइंट करें, और स्टाफिंग करनी पड़ेगी। तो ये लोग अगर चाहे ना, तो ये सब मिलके और डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब खुद डायरेक्टर्स मिलके और एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। इन एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स को नाम दिया गया है एडिशनल डायरेक्टर्स। ये एक सिंपल सी स्टोरी है। तो ये वर्कलोड पे डिपेंड करता है कि भाई ये लोग अपॉइंट करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसा रहेगा। नाउ दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, बड़े लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस है। अब सपोज एक सिनारियो अपने अज्यूम करते हैं, ऐसा कुछ हुआ कि बोर्ड मीटिंग थी या जनरल मीटिंग थी, जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी, आप सब लोगों ने एज ए कैंडिडेट अप्लाई किया था, मैंने भी किया था। अब हुआ क्या, शेयर होल्डर्स ने वोटिंग में आप सबको सिलेक्ट कर लिया,
और मुझे रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये नहीं चलेगा और ये सब चलेंगे, तो आप लोग अपॉइंट हो गए। अब ऐसा हुआ कि यार मुझे भी डायरेक्टर बनना था, मैं रह गया, आप सब सिलेक्ट हो गए। मैंने आप लोगों को बोला यार देखो आप सब डायरेक्टर बन गए ना, आप लोग इस कैटेगरी में आ चुके हो, एक काम करो ना, मुझे अपॉइंट कर लो ना। समझ आ रहा है? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर तो आप लोग के पास है, तो मुझे अपॉइंट कर लो ना, तो मेरी भी एंट्री हो जाएगी। आपको क्या लगता है अगर आपने मुझे अपॉइंट किया तो क्या ये लीगल और एथिकल माना जाएगा? ये सही हो रहा है? क्यों, उसमें गलती क्या है, गलत क्या है? क्यों अपॉइंट नहीं करना चाहिए मुझे? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने मुझे रिजेक्ट किया था। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है कि कंपनी के मालिक नहीं चाहते थे कि मैं अपॉइंट हूँ, इसलिए तो मुझे रिजेक्ट किया। बट आप लोगों ने वो मुझे बैकडोर एंट्री दे दी ना, कि चलो शेयर होल्डर अलाउ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हमारे पास पावर है, हम अपॉइंट कर देते हैं। अब सोचो आपने मुझे अपॉइंट कर दिया, फिर एजीएम में शेयर होल्डर्स को तो बताना ही पड़ता है कि हमने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए। ये तो एजीएम तक ही होता है, बाद में अप्रूवल तो लेना ही पड़ता है। अब जब एजीएम में शेयर होल्डर्स आए तो मैं ही बैठा हूँ सामने, फिर आपने बोला हम सब ने मिलकर इनको अपॉइंट किया है, तो शेयर होल्डर्स को गलत नहीं लगेगा? बोले यार पिछली मीटिंग में इसको स्पेसिफिक रिजेक्ट किया था कि इसको अपॉइंट नहीं करना है, तभी तो इसको वोट नहीं दिए, अभी आप लोगों ने कैसे इसको अपॉइंट कर लिया? बोले नहीं सर, हमने वो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया था, आप लोग मीटिंग करके गए ना, अगले महीने अपॉइंट कर लिया था। तो मतलब 11 महीने से तो मैं काम कर ही रहा हूँ, और आप लोग चाहते भी नहीं थे एज ए शेयर होल्डर कि मैं अपॉइंट हूँ। तो ये शेयर होल्डर्स के साथ सही नहीं हुआ, मतलब कंपनी के मालिक जो है ना, उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो गया, ये वैसी बात हो गई। तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा, सीधा यहाँ पे ये बोला हुआ है। अब इसकी लैंग्वेज में देख लो कि एडिशनल डायरेक्टर के केस में सेक्शन क्या बोल रहा है। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मे कन्फर on its board of directors the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in the general meeting। देखो बात आ गई, other than a person who fails to get appointed as a director in a general meeting, तो अंडरलाइन करके रखना, ये पॉइंट पकड़ेंगे केस बनाने के लिए। ठीक है, आगे। एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम हु शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट है काइंड ऑफ। आप सबने मिलके मुझे अपॉइंट किया एज एन एडिशनल डायरेक्टर, तो ये राइट आपके पास सिर्फ तब तक है जब तक अगली एजीएम नहीं हो जाती। ठीक है, वैसे तो मालिक होते हैं, उनके पास ही अथॉरिटी होती है ना डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, बट मीटिंग हो चुकी है, वो अपॉइंट करके गए आपको। अब उसके बाद आप लोगों को लग रहा है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है और हमें और डायरेक्टर्स की जरूरत है, तो आप सबने मुझे अपॉइंट कर लिया, तो ये अपॉइंटमेंट अगली एजीएम तक ही वैलिड होगा, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स वापस इकट्ठे होंगे तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि भाई हमने इसको अपॉइंट किया हुआ है, और अब आप देख लो इसको आगे कंटिन्यू करवाना है कि नहीं करवाना है। तो अल्टीमेटली वापस फाइनल डिसीजन शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। इसमें दोनों चीजें बोलती ना, या तो जिस दिन एजीएम हुई या लास्ट डेट जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर एजीएम करवाओगे नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपॉइंटमेंट कंटिन्यू होता रहेगा। एजीएम कंडक्ट करने की एक डेडलाइन होती है, वो डेडलाइन यहाँ पे लास्ट डेट हो जाएगी, फिर तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। In case of default in holding AGM, the additional director shall vacate his office on the last day on which the AGM ought to be held। मतलब मैं एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुआ और अगर एजीएम नहीं हुई, तो जो लास्ट ड्यू डेट थी जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी, वो मेरा ऑफिस का आखिरी दिन होगा, और उसके बाद मुझे वो जो पोस्ट है वो वेकेट कर देनी पड़ेगी, ये इम्प्लाइड है। अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। वो बात तो हो ही गई। फिर बोला ये सेक्शन सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, पब्लिक पे भी और प्राइवेट पे भी, सबको सेम रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कोई वेरिएशन नहीं है। ये बात भी अंडरलाइन करने वाली है। अगर कंपनी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और ये एडिशनल डायरेक्टर नहीं है, नॉर्मल केस में कोई भी कंपनी किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करे, चाहे नॉर्मल या एडिशनल, उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है। अब ये दो फॉर्म्स हैं, एक है DIR 2, एक है DIR 12। मतलब क्या होगा ना, दो दो फॉर्म्स भरने का रीजन क्या है वो भी समझ लो। एक अथॉरिटी है अपनी ROC, जिसको चाहिए इंटीमेशन कि भाई क्या हो रहा है, ये इंटीमेशन उसको डायरेक्टर की तरफ से भी मिलना चाहिए और कंपनी की तरफ से मिलना चाहिए। तो जैसे ही कंपनी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, कंपनी जाके पहले ROC को बताती है कि सर हमने इसको अपॉइंट किया है, बोले एक काम करो एक फॉर्म भर दो, फॉर्म का नाम है DIR 12। फिर डायरेक्टर को बोला है कि अगर आप किसी भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होते हो तो पहले हमें इन्फॉर्म करो। बोले कौन सा फॉर्म भरना है सर? DIR 2। समझ आ गया? तो दोनों तरफ से आ गया ना इंटीमेशन, तो टैली हो जाएगा। डायरेक्टर भी बताएगा, कंपनी बताएगी, कंपनी बताएगी हमने इसको डायरेक्टर अपॉइंट किया, डायरेक्टर बताएगा मैं इस कंपनी में अपॉइंट हुआ। डेटा मैच। ठीक है, तो दोनों से एक एक फॉर्म भरवा लिया, वैसा तो ये कंडीशन है। छोटा सा आंसर, 3 मार्क्स मैक्सिमम, 4 तक पूछ लिया तो समझो आपके लिए बोनस है, क्योंकि उतना कंटेंट ही नहीं है।
बहुत छोटी सी कंडीशन। मतलब इसके अगेंस्ट के जिसको रिजेक्ट किया था उसको अपॉइंट कर दिया, तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक मिसमैनेजमेंट वाली बात हो गई। तो गलत हो गया, रूल्स के अगेंस्ट हो गया। तो जो सेक्शन 447 है या इसके रूल्स है, उसमें जो पैनल एक्शन डायरेक्टर्स के खिलाफ अगर लिया जा सकता है, तो वो शेयर होल्डर्स एक्शन ले सकते हैं वैसा। तो फिर वो कहीं ना कुछ उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तो आपको मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पूरी बैरेक नहीं पढ़ रहे। तो कितनी बार वो सेक्शन के साथ साथ करस्पॉन्डिंग पेनल्टी वाला पॉइंट नहीं होता, बट पेनल एक्शन होगा, उतना ध्यान रखना है। नहीं नहीं, 15 के अंडर, जिसमें मैंने 10 लिखा है एग्जाम्पल में। ये 15 से ऊपर अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ता है। उसमें फिर क्या है ना, ईजीएम बुला के इमीडिएटली शेयर होल्डर्स के थ्रू ही कराना पड़ेगा। फिर तो एडिशनल वाली बात ही नहीं हुई ना, अगर शेयर होल्डर ही आ गए तो डायरेक्टर ही हो गया। एडिशनल डायरेक्टर का तो मतलब ही वही है कि भाई साल के बीच में डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है। तो उसमें क्या है, बोर्ड को बोला कि अभी इमीडिएट ईजीएम नहीं बुलाओगे चलेगा, एक बार आप अपॉइंट कर लो जिनको भी ऐड करना है, अगली एजीएम में देख लेंगे फिर वैसा। तो वो फिर कंसेप्ट ही हो गया। बट उसमें कंडीशन ही रखी है कि जो रिजेक्टेड डायरेक्टर है वो अपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो रिजेक्टेड डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया ना, तो अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड हो गया ना। तो स्टार्टिंग से वो डायरेक्टर के कोई भी डिसीजन या एक्शन वैलिड नहीं माने, ये वैसा रहेगा। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब ये नया कंसेप्ट है सबसेक्शन 2 में। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब ऐसा है कि सपोज मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मुझे ना कुछ काम से इंडिया के बाहर जाना है। कंपनी काम से हो सकता है, मैं कंपनी कोई ब्रांच सेटअप करने के लिए सपोज यूके जा रहा हूँ, और अभी 1-2 साल वहीं रहूंगा, वहाँ का बिजनेस सेटअप कर दूंगा। एक बार वहाँ पे पूरा सब सेटअप हो जाए, मेरे बिना बिजनेस चलता हो जाए, फिर वापस आ जाऊँ। पर तब तक 1-2 साल वहीं रहने वाला हूँ। अब पॉइंट ये है कि मैं इंडिया से जा रहा हूँ, यहाँ पे हूँ नहीं अभी एक कंसिडरेबल टाइम तक, तो मेरी जगह काम कौन करेगा? मेरी जगह मीटिंग्स कौन अटेंड करेगा? मेरे हिस्से का काम जो यहाँ पे है वो कौन करेगा? तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम एक काम करेंगे, एक प्रॉक्सी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। मेरे बदले मैं तो चला गया, लेकिन मेरे बिहाफ पे आप सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। ऑल्टरनेट डायरेक्टर इसी को बोला जाएगा। ये अपॉइंट करने का काम मेरा नहीं है, ये अपॉइंट करने का काम बोर्ड का है। भाई मेरे को आपने भेजा यूके जाओ उस कंपनी का बिजनेस सेटअप करो, तो ठीक है मैं चला जाऊंगा, तो मैं तो वहां जा रहा हूँ। अब यहाँ का काम मेरा कौन संभालेगा? मेरा लुकआउट नहीं, आपने काम पे ही तो भेजा है मेरे को। यहाँ का काम संभालने का लुकआउट आप लोगों का है। आपको लगता है कि नहीं यार, इस बंदे का काम हम सब नहीं कर पाएंगे, हमको एक रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि देखो बहुत काम होता है, जरूरी नहीं कि चल तेरा काम मैं कर लूंगा, भाई फिर मेरा कौन करेगा? पूरे दिन का काम है तो एक बंदा तो लगेगा, काम नहीं बनेगा। तो आप सब बोर्ड मिलके मेरा ऑल्टरनेटिव डिसाइड कर सकते हो, जिसको बोलेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर, और आप लोग अपॉइंट करोगे। अच्छा, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा? जब तक मैं छुट्टी पे हूँ या जब तक मैं दूसरी जगह काम कर रहा हूँ, तब तक। मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा और वो वाले डायरेक्टर का रोल खत्म। तो टेम्पररी किसी की जगह फिलअप करने के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है वैसे। स्टार्टिंग में मीनिंग देख लो फर्स्ट पॉइंट में, और इसमें वो ड्यूरेशन भी मेंशन की है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या बोली? नॉट लेस देन 3 मंथ्स। मतलब 3 महीने या उससे ज्यादा टाइम के लिए डायरेक्टर अवेलेबल ना हो तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। उससे कम टाइम के लिए अगर हो छुट्टी पे तो मैनेज हो सकता है। अगर फिर भी लगे डायरेक्टर्स को कि नहीं यार, भले 2 महीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 2 महीने बड़ी बात है, इतना काम कौन करेगा, तो उनका कॉल है, अपॉइंट करो, कोई मना नहीं कर रहा। बट नॉर्मल ऐसा बोला है कि 3 मंथ्स का ड्यूरेशन कम से कम होना चाहिए, जहाँ पे ये सेक्शन बीच में आएगा। अदरवाइज तो चलेगा, नॉर्मल 2-3 महीने की छुट्टी होगी और उससे कम टाइम की छुट्टी होगी। अब 15 दिन के लिए डायरेक्टर घूमने जा रहा है, अब इतने के लिए थोड़ी ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। 15 दिन की बात है, उतना काम तो डिवाइड हो सकता है, आगे पीछे वो भी थोड़ा ओवर टाइम कर सकता है, मैनेजेबल है। लेकिन 6 महीने के लिए जा रहा है तो इट इज अ बिग थिंग वैसे। 3 मंथ्स का थ्रेश होल्ड है, वो ध्यान रखो। बाकी एप्लीकेबिलिटी, सारी कंपनीज पे प्रोविजन एप्लीकेबल है वो बता दिया। कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, सिमिलर बातें मिलेंगी, मेन वर्ड्स हाईलाइट कर सकते हो। बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऐसा करने की अथॉरिटी आर्टिकल्स में होनी चाहिए, तो पहला तो आर्टिकल्स वाला वर्ड हाईलाइट कर लो। या फिर जनरल मीटिंग में इस बात को लेकर एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि डायरेक्टर्स अगर चाहे तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो रिजोल्यूशन पास करवा लो, तो एक ऑप्शन वो भी है।
3 महीने वाली बात रिपीट कर दी। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि आप जिसको यहाँ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे हो ना, वो हमारी कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ये तो फायदा क्या हुआ? आप 4 लोग तो हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ, तो आप में से ही किसी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया, तो फायदा हुआ? बोलो। आप ही में से किसी को मेरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया। बोले हम तो ऑलरेडी काम कर रहे थे, हमें सिर्फ वो टैग दे दिया ऑल्टरनेट डायरेक्टर का, उससे फर्क क्या पड़ा? काम तो हमारे ऊपर ही आ गया ना। हमें एक बंदा एक्स्ट्रा चाहिए एक्चुअल में, जो इसका रिप्लेसमेंट कर सके और इसके हिस्से का काम कर सके। सिर्फ दिखाने की फॉर्मेलिटी थोड़ी ना कर रहे हैं। तो बोला जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उन्हीं में से अगर आप किसी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दोगे, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है उस बात का। वैसा तो ये नहीं करना है, क्लियर मना कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट बोला है, इफ इट इज प्रपोज टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना आउटसाइडर होता है, तो उसको कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं कि वो कंपनी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अगर है तो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। तो बोला किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेटिव अगर ढूंढा जा रहा है, तो जो आएगा वो भी तो इंडिपेंडेंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल करे, ये नेसेसरी होगा। बस तो ये बात क्लैरिफाई की। अब वो क्राइटेरिया क्या है, 149(6) में है, जो अपना पढ़ना बाकी है, पढ़ेंगे तो आइडिया आ जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। इसके लिए अथॉरिटी इनको आर्टिकल्स के थ्रू मिल सकती है, वो पीछे भी हमने देखा। या जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है, तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो बता दिया। फिर बोला था ओरिजिनल डायरेक्टर हैज नो राइट टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। मैंने आपको पहले बोला ये काम उसका नहीं है, उसके राइट भी नहीं है, ये काम तो बोर्ड का है। वो अगर जा रहा है ना, तो उसके हिस्से के काम के लिए किसी को रखना है नहीं रखना है, वो उसका कॉल थोड़ी है। वो तो छुट्टी पे जा रहा है, उसका काम खत्म है। जिसको आना है उसके बदले वो देखेगा, या जो मैनेजमेंट है वो देखेगा कि उसके रिप्लेसमेंट की नीड है या नहीं, वैसा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। कोई ऐसी कंडीशन तो स्पेसिफिक रखी नहीं है। Therefore, an alternate director can be appointed by passing resolution by circulation also. हाँ, ये बात अंडरलाइन कर लो, खास बात है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है। बोला अगर सर्कुलेशन से रिजोल्यूशन पास करना है तो भी चलेगा। मतलब ये होता क्या है, एक होता है कि भाई फैसला करना है, सब आ जाओ, मिल लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, फेस टू फेस मीटिंग करते हैं। और एक होता है कि यार इतनी छोटी सी बात के लिए मीटिंग क्या बुलानी है, एक काम करना, लेटर ड्राफ्ट करके भेज दे, हम सब पढ़ के साइन कर देंगे अपने अपने टाइम पे, काम खत्म हो गया, सर्कुलेट कर देंगे। तो सर्कुलेशन का मतलब ये है कि फिजिकल मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक डायरेक्टर ड्राफ्ट करेगा, पेज घुमा देगा, बाकी लोग उसमें साइन कर देंगे, हो गए, दैट इज बाय सर्कुलेशन। तो बोला ये छोटा मैटर है, सर्कुलेशन के थ्रू एग्जीक्यूट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। देखें, टर्म्स ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द टर्म परमिसिबल, बहुत इजी पॉइंट है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर आया है किसी की जगह भरने, तो अगर आप किसी के बदले प्रॉक्सी में आए हो, तो आप तब तक ही रह सकते हो जब तक वो वापस नहीं आ जाए। ओरिजिनल वाला वापस आएगा, क्या बोलेगा? बोले सर मैं आ गया हूँ, अभी मैं कंटिन्यू कर लूँ। आप बोलो नहीं नहीं, मैं तो अपना पूरा साल खत्म करके जाऊंगा। अरे भाई, आपको मेरी जगह बिठाया है, आप टेम्पररी हो, मैं आ गया हूँ, आपका काम नहीं है, बात खत्म हो गई। तो दैट इज द टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक, ये तो इम्प्लाइड था। अच्छा, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर वापस ही नहीं आया अभी तक, और ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो चुका है, अब क्या होगा? ऑल्टरनेट वाले का भी खत्म हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि वो कंटिन्यू करे, तो वो भी एक पॉइंट है। उसके बाद लास्ट पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाला। अगर मान लो कुछ रूल्स में ऐसा है कि ओरिजिनल डायरेक्टर के रिटायर होते ही उसका अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली फिर से हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएगा, ये हो गया, तो दिस ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट अप्लाइज टू द ओरिजिनल डायरेक्टर ओनली। वो ऑल्टरनेट वाले पे ये रूल बाय डिफॉल्ट नहीं है। देखो मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मेरा टर्म खत्म हो गया, मेरे बदले अभी आप काम कर रहे हो, और मेरा बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटमेंट हो गया ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ रूल्स में लिखा है या रेजोल्यूशन पास कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट मेरा हुआ है, आपका नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का नहीं हुआ है, ओरिजिनल डायरेक्टर का हुआ है। अब अगर वो ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले आपको काम करना है, तो आपका अपॉइंटमेंट वापस से रिन्यू करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस ना। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? ओरिजिनल डायरेक्टर का हो रहा है, उसके टर्म खत्म होने पे। ऑल्टरनेट वाले का नहीं हो रहा है। तो एक बार के लिए तो पोस्ट खाली हो जाएगी कि ओरिजिनल वाला रीअपॉइंट तो हो गया लेकिन इंडिया में है नहीं,
अब इसके बदले जो ऑल्टरनेट वाला है उसको कंटिन्यू करना है, बोले हाँ इसको रख लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी। तो ऑल्टरनेट वाले को रीअपॉइंट करने के लिए आपको फिर से जो पेपर वर्क है, फॉर्मेलिटी है, वो करनी पड़ेगी। कितना माइनर सा पॉइंट है, लेकिन फिर इस पे केस बनता है, पास एग्जाम में पूछा हुआ है, क्रैकर में आप देखोगे तो मिलेगा भी, तो टिक करके रखने वाला पॉइंट है। बोलो, कंडीशन समझ आ रही है? ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो गया, वो अभी इंडिया के बाहर है, पर रूल्स में ऐसा लिखा था कि वो बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंट हो जाएगा अगर ऐसी कोई कंडीशन है। हो गया रीअपॉइंट, बट उसके बदले हमने यहाँ पे लोकल एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करके रखा था। तो क्या वो ऑल्टरनेट वाला भी बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू कर लेगा, या उसको अपॉइंट करने की फॉर्मेलिटी फिर से करनी पड़ेगी? फिर से करनी पड़ेगी, समझ आया? तो रीअपॉइंटमेंट बाय डिफॉल्ट ओरिजिनली सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर का होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का नहीं, ठीक है? तो उसको कंटिन्यू करवा सकते हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन फॉर्मेलिटी वापस कर लो, जो फॉर्म वॉर्म भरना है फिर से भर दो, ऐसा। हाँ, जो रिजोल्यूशन पास करना है फिर से कर लो। चलो, तो ये अच्छा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 3, इसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब है जो किसी के बिहाफ पे किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर रहा है, उसका खुद का कुछ लेना देना नहीं। एक एग्जांपल, मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हैं। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कल पड़ा, वो नॉमिनी डायरेक्टर था, वो उन सबका रिप्रेजेंटेटिव था, उनके बिहाफ पे था। अब ऐसा कुछ है, दूसरा केस ले लो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है, जिसके पास कंपनी गई, बोले 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। बोले 1,000 करोड़? बोले हाँ इतना बड़ा लोन चाहिए, है भाई हमारी वैल्यूएशन है, हम ले सकते हैं लोन। अब इतना बड़ा लोन जब कंपनी ने मांगा, तो बैंक वाले सोचे कि यार थोड़ा रिस्क है, 1,000 करोड़ लेके ये लोग क्या मजे करेंगे पता ही नहीं चलेगा, तो ऐसे नहीं दे सकते। तो बैंक ने नेगोशिएट किया और बोला कि ठीक है, हम 1,000 करोड़ की फंडिंग दे सकते हैं, बट ऑन अ कंडीशन कि आपके बोर्ड में हमारा एक मेंबर अपॉइंट होना चाहिए। बोले ऐसा क्यों भाई, ये तो थोड़ा प्राइवेसी वाला इशू नहीं आ जाएगा? बैंक ने बोला नहीं नहीं, हम तो सिर्फ नॉमिनी के तौर पे उसको भेज रहे हैं, वो सिर्फ ये ध्यान रखेगा कि आपके डिसीजंस में ऐसा कुछ ना हो जिससे हमारे पैसों को थ्रेट हो जाए, बस आप अपना काम करो। हम, वो सिर्फ नजर रख रहा है और वो हमें रिपोर्ट करेगा कि भी सब कुछ नॉर्मल है, और कहीं अगर आपका कोई डिसीजन हमारे क्रेडिट को इम्पैक्ट करता है तो वो बोलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बोलेगा। पूरा फेयर इनफ, चलो ठीक है, 1,000 करोड़ चाहिए तो कुछ चलाना भी पड़ेगा। वैसे भी वो इंटरफियर तो करेगा नहीं, वो तो सिर्फ वॉच रख रहा है कि क्या चल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर इज कॉल्ड नॉमिनी डायरेक्टर। अब जिस इंडिविजुअल को बोर्ड में बिठाया है, वो अपने खुद के लिए नहीं बैठा है, ना उसकी जॉब है, ना उसकी सैलरी है, उसको बैंक वालों ने भेजा है, और वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पे करना है उसको बैंक पे कर रही होगी, तो उसको और कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसे डायरेक्टर को हम बोलेंगे दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर। हाँ हाँ, वो पॉइंट है एग्जैक्टली, तो वो ट्रस्टी मिलके वहाँ किसी को अपॉइंट करवा सकते, हो सकता है, करेक्ट है। तो वो कनेक्ट हो जाता है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल डायरेक्टर। ये तो साथ में एक उन्होंने सिर्फ टर्म एक्सप्लेन कर दिया, बोला प्रोफेशनल डायरेक्टर को कोई कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर प्रोफेशनल डायरेक्टर का आप रेफरेंस लोगे तो वो थोड़ा बहुत बाकी सेक्शंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वैसा है। इसमें बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल सर्विसेज बाय अ डायरेक्टर ये हो सकता है। आपकी कंपनी का डायरेक्टर जो है ना, वो लॉयर है, कंपनी सेक्रेटरी है, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन होल्ड करता है, और आपको लॉयर का काम पड़ा, कंसल्टेंसी। तो डायरेक्टर ने बोला भाई दूसरे लॉयर के पास क्यों जाते हो, मेरी फर्म है, कंसल्टेंसी मेरे से ले लो। कंपनी ने बोला ये तो और अच्छा हो गया, आप ही बता दो। बोले मैं ये काम फ्री में नहीं करता, डायरेक्टर का काम अलग है, उसकी सैलरी लेता हूँ। कंसल्टेशन के लिए आप किसी और के पास जाओगे तो भी आपको फीस देनी पड़ेगी, मैं फीस चार्ज करूंगा। तो दैट इज प्रोफेशनल डायरेक्टर। प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो रेम्यूनरेशन या फीस चार्ज कर रहा है, बिकॉज वो आपको कोई प्रोफेशनल सर्विसेज एक क्वालिफाइड पर्सन की तरह प्रोवाइड कर रहा है। फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट 161 सबसेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी जो वर्ड है ना, उसका अपना मतलब है, वो समझ लो पहले तो। इन्होंने इन जनरल ऐसा बोला कि कैजुअल वैकेंसी वर्ड में सब कुछ आ जाता है। इसमें डेथ आ जाएगा, इसमें रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया वो आ जाएगा, इसमें इनकेपेसिटी आ जाएगा कि भाई काम नहीं कर सकते, कोई भी रीजन होगा ना जिस वजह से पोस्ट खाली हो जाए, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। बट ये लोग ना कैजुअल वैकेंसी में दो चीजों को अलग कर देते हैं, रेजिग्नेशन वर्सेस अदर्स। अदर्स में सब आ गए, वैसा है। रेजिग्नेशन इज ट्रीटेड डिफरेंटली एंड ऑल अदर रीजंस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। इसमें ऐसा बोला कि अगर एक डायरेक्टर रिजाइन करके जा रहा है,
तो उसकी जगह रिफिल करना साल के बीच में ये कौन कर सकता है? ये शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं, बिकॉज वो रिजाइन कर रहा है। लेकिन अगर बाकी रीजन हो तो टेम्पररीली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया डायरेक्टर उसके बदले लेके आ सकते हैं टिल नेक्स्ट एजीएम। वही वाला पार्ट हो गया। अब ये रेजिग्नेशन में उन्होंने इतना क्यों इशू क्रिएट कर दिया कि नहीं नहीं रेजिग्नेशन है, तो डायरेक्टर रिजाइन करके क्यों जा रहा है? कोई भी साल के बीच में टर्म के बीच में अगर स्पेसिफिक खुद बोल के वो जगह छोड़ के जा रहा है तो कुछ तो परेशानी उसको हो रही होगी तभी ऐसा कर रहा होगा, अदरवाइज क्यों करेगा? तो ये रीजन जो है ना ये शेयर होल्डर्स तक पहुंचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि रिजाइन करना पड़ा। तो रूल ही बना दिया कि जैसे ही रेजिग्नेशन होगा तो इस सिचुएशन में नया डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ईजीएम बुलानी पड़ेगी और पुराने डायरेक्टर को मौका देना पड़ेगा कि वो शेयर होल्डर्स के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके और वो लोग सवाल पूछ सके भाई आप क्यों जा रहे हो, अब कोई फ्रॉड हो रहे हो, कोई इश्यूज आ रहे हो, उसको परेशान किया जा रहा हो कि भाई या तो फ्रॉड में पार्टिसिपेट कर ले या कंपनी छोड़ दे, उसको ऐसा प्रेशर कर रहे हैं। अब जाते जाते उसको क्या डर है, वो तो बोल के ही जाएगा देखो मैं तो जा रहा हूँ, ये सब इश्यूज हैं, इस वजह से मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को क्या करना है, आपकी कंपनी आपके डायरेक्टर आप देख लो, खत्म हो गया काम। अब ऐसा प्रोविजन रखेंगे तो बाकी डायरेक्टर्स भी डरेंगे कि यार फ्रॉड किया, बात रेजिग्नेशन तक गई और इसको परेशान किया तो ये बोल के जाएगा लास्ट में, क्योंकि इसका कुछ जाने वाला नहीं है, उल्टा ये तो सच बोल के जाएगा तो अच्छा दिखेगा, हम खराब दिखेंगे। कल को ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर हमको निकाल के इसको रख ले, फ्रॉड हो गया तो वो पंगा नहीं लेना है। तो इसलिए बोल दिया कि कैजुअल वैकेंसी में रेजिग्नेशन शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली एंड अदर एक्टिविटीज आर ट्रीटेड डिफरेंटली, वैसा बोला। लैंग्वेज आपको पढ़नी तो एक बार सबसेक्शन 4 पढ़ लो, फिर आगे देखते हैं। नॉर्मल मतलब ऐसे क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं हो सेंस में। हाँ हाँ बन सकता है, उसमें क्या होता है ना कि आप एप्लीकेशन करना पड़ता है, आगे सेक्शन में अपना प्रोविजन है, अभी टॉपिक आने वाला है, फिर डायरेक्टर बनने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है कंपनी में। तो फिर अप्लाई करोगे, अपना रेज्यूमे और डिटेल्स आप भेज दो, वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो फिर आपका नाम शेयर होल्डर्स तक जाएगा और शेयर होल्डर्स फिर वोटिंग में अगर आपको सिलेक्ट कर ले तो हो सकता है। तो पब्लिक कंपनीज में तो वोटिंग से ही होता है, तो एप्लीकेशन आप कर सकते हो जैसे बाकी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो वैसा है। अच्छा इसकी कुछ एग्जाम्स भी होती है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलता है, और आप एज अ डायरेक्टर अपने आप को ना पैनल में एनलिस्ट करवा सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले में होता है, एक डेटा बैंक है जो एमसीए मेंटेन करती है एमसीए के पोर्टल पे। एमसीए के पोर्टल पे वो डेटा बैंक में अपना नाम रजिस्टर कराना होता है, आपको एक उसका छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप है ना डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हो, इसका आपको एक रिकग्निशन मिल जाता है, उसका एक सीरियल नंबर और वो सब होगा, एंड देन आपका नाम उस डेटा बैंक में आ जाता है। अब मेरी कंपनी को चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो आउटसाइडर है, कहाँ से ढूंढ के लाओ? आउटसाइडर मतलब कंपनी से कनेक्टेड भी नहीं होना चाहिए, जैसे राह चलते किसी भी इंसान को पकड़ के डायरेक्टर बना दिया तो हो गया। तो एमसीए पे वो डेटा बैंक अवेलेबल होता है, उस पर जाओ, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अवेलेबल दिखाया हुआ है कि भाई हम एलिजिबल है, अवेलेबल है, अगर किसी को जरूरत हो तो कांटेक्ट करना, ये मेरी क्वालिफिकेशन, ये वर्क एक्सपीरियंस। उस बेस पे अगर आपको कोई नाम सही लगता है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। वो और अच्छा सॉल्यूशन हो गया क्योंकि एमसीए के पोर्टल से ढूंढ के लाए इसको, हम तो जानते नहीं थे, तो वो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट भी अपने आप जस्टिफाई हो गया। तो ये भी होता है, तो बन सकता है डायरेक्टर, तो कोई भी बन सकता है। बाकी प्राइवेट कंपनी तो इशू है ही नहीं, अपना ही पैसा है, अपनी कंपनी, बन जाओ डायरेक्टर, वहां तो क्वालिफिकेशन और इतना कुछ प्रॉब्लम भी आने वाला नहीं वैसा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी? 161 पूरा क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसके बाद है 162, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। अगेन अच्छा पॉइंट है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, कुछ केस में आपसे स्टोरी लिखवानी हो तो पॉइंट बना भी सकते हैं, ये वैसी बात हो रही है। अब देखो 162 सबसेक्शन 1, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, फिर आप लैंग्वेज पढ़ना। इसमें ऐसा बोला कि अगर कंपनी में 5 डायरेक्टर्स की पोस्ट खाली है तो 5 बार वोटिंग होगी, हर पोस्ट के लिए अलग अलग वोटिंग होगी, कॉम्बो पैक नहीं चलेगा, ये खास ध्यान रखना है। अब क्या किया ना मैंने, आप 5 लोगों का कॉम्बो पैक प्रोवाइड कर दिया शेयर होल्डर्स के सामने कि सर एक बार वोट करो, हाँ बोलोगे तो पांचों इन, ना बोलोगे तो पांचों पांच आउट। शेयर होल्डर बोल रहे यार ऐसे कैसे, ये 5 में से हमें ये 3 सही लग रहे हैं, वो 2 सही नहीं लग रहे, तो हम ऐसे कैसे सिलेक्ट करें कि यस का मतलब ऑल और नो का मतलब नन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये तो हमारे राइट्स ही नहीं है, हमें 5 अलग अलग लोगों को सिलेक्ट करना है, तो इंडिविजुअली वोटिंग होनी चाहिए ना। तो 162 में ये बोल दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया कि ऐसे केस में इंडिविजुअली वोटिंग होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार कॉम्बो पैक ऑफर कर दो, येस तो सारे येस, नो तो सारे नो, वो नहीं चलेगा, रूल में ही ना बोल दिया। बट फिर इसका आया प्रोविजो, प्रोविजो में ऐसा बोला कि देखो अगर बात प्राइवेट कंपनी की हो रही है सपोज, या पब्लिक कंपनी में मेंबर्स कम है और सब सॉर्टेड है कि यही 5 लोग हैं जिनको डायरेक्टर बनाना है, कोई ऐसा किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, सब अग्री है, अब अननेसेसरी 5 5 बार वोटिंग करा रहे हो,
इसे तो एक ही वोट ले लो ना, शेयर होल्डर सामने से बोल रहे हैं, बोले एक वोट ले लो, फॉर्मेलिटी है, हम इन पांचों के लिए रेडी है, फॉर्मेलिटी के लिए वोट कर देंगे, बात खत्म। पांच पांच बार क्या वोट लेना है, मिनट्स में इतना सब लिखोगे, ये वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे, हम खुद ही मना कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। अब इसके लिए रास्ता ये निकाला गया कि पहले एक रेजोल्यूशन पास करो जिसमें ये चीज लिखवा लो कि ऐसा हो सकता है। समझ आ रही? क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा हो नहीं सकता, एक्ट में तो मना किया, लेकिन प्रोविजो में ऐसा बोला है कि अगर सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर ले कि वी आर ओके विद दिस बल्क रेजोल्यूशन, सिंगल वोट एंड मल्टीपल, जो है वो एप्लीकेंट्स को एक साथ अपॉइंट कर लो, मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, तो बोला दिस इज ऑल्सो अलाउड। तो इसके लिए पहले शेयर होल्डर्स को मिलकर ना एक इंडिविजुअल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, परमिटिंग द कंपनी कि बल्क वोटिंग चलेगा या एक सिंगल वोट में बल्क एप्लीकेशन या अपॉइंटमेंट्स चलेंगे। तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ, अगले रेजोल्यूशन में सबने वोट किया और पांच के पांच डायरेक्टर एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो अगर आप ये नहीं करते तो आपको पांच बार वोटिंग करनी पड़ती। यहाँ पे दो ही बार हुआ, एक बार परमिशन देने वाला और एक बार अपॉइंटमेंट करने वाला। तो पांच के बदले दो रेजोल्यूशन में काम हो रहा है, तो टाइम तो सेव हो ही रहा है ना। तो इसका एक्सेप्शन वाला रास्ता इन्होंने ये निकाला। अब देखो 162 सबसेक्शन 1 जो ये आपका पेज नंबर 100 पे है, वो पूरा आप लैंग्वेज पढ़ के देख लो, जितना मैंने बताया उससे रिलेट हुआ क्या बोला। नहीं समझ आता है तो फिर देखते हैं, एक बार पढ़ो। हाँ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके लिए चलेगा उसके लिए नहीं चलेगा, उन्होंने सबके लिए अलाउ किया। एग्जामेशन में वो दिया है कि दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट एंड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, तो उसका मतलब ये निकला कि उनमें रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वो लोग डायरेक्टली बल्क रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। पब्लिक कंपनीज में और लिस्टेड कंपनीज में ये इशू रहेगा कि भाई सिंगल डायरेक्टर के लिए सिंगल वोटिंग, अगर पांच डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो पांच बार वोटिंग होगी। बट प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनीज में ऐसा नहीं है, तो वो लोग डायरेक्टली वो बल्क वोटिंग कर सकते हैं कि एक ही वोट में सारे सिलेक्ट हो गए। प्राइवेट में क्या होता है ना, जिनके पैसे लगे होते हैं वही डायरेक्टर बनते हैं, तो वहां पे इतना यस नो होता ही नहीं है, फॉर्मेलिटी होती है। तो उसमें तो ये भी जरूरत नहीं कि पहले सबसे पूछोगे ऐसा करे कि ना करे, डायरेक्ट कर दो, वो पूछने वाला रेजोल्यूशन पास नहीं करना है। लेकिन पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाई डिफॉल्ट सारे डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट कर दिया। तो पहले वहां सबसे पूछना पड़ेगा, अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आर ओके विद द प्रोसेस, देन इट इज ओके, ठीक है वैसा। गवर्नमेंट कंपनी वाला तो केस ही अलग है, गवर्नमेंट कंपनी बोलती है कि हमारे ऊपर भी ये सब प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, हम भी जो चाहे कर सकते हैं। वो तो हो ही गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फंसा कौन, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, बाकी सब तो इस सेक्शन से बाहर ही है। ठीक है, बोलो लैंग्वेज में और कुछ क्वेरी, क्लियर है स्टोरी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना इसके बाद, वो प्रोसीजर के नाम पे रिपीटेशन कर दिया इन्होंने, मॉड्यूल में था तो मैंने रखा है। कुछ आंसर ऐसे हैं जो मैं काट भी सकता हूँ, लेकिन रखने का रीजन वही है कि आपको सिर्फ स्ट्राइक हो जाए कि ऐसा भी पूछ सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब जो अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर,
तो उनका अपॉइंट करने का एक प्रोसीजर भी होगा, वही बोर्ड मीटिंग करो, उसका नोटिस भेजो, रेजोल्यूशन पास करो, आरओसी को अपडेट करो, वैसा। तो ये लोग पहले वो कंडीशन समझाते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, कैसे अपॉइंट होता है। फिर उसी चीज को प्रोसीजर के फॉर्म में अलग आंसर की तरह एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके अंदर क्या पॉइंट्स देखोगे ना, तो उसमें आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, क्या बात तो सेम ही है। एक दो पॉइंट ऐड कर दिए बोर्ड रेजोल्यूशन वाले, फॉर्म नंबर ऐड कर दिया, टाइम लिमिट ऐड कर दी, वैसा है। तो रिपीट कंटेंट है। आप पेज 101 पे देखो, जो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की बात हो रही है ना, कल कंसेप्ट समझाते टाइम मैंने आपको यही पॉइंट्स बोले थे, या अभी स्टार्टिंग में अपन देख रहे थे। तो फर्स्ट डायरेक्टर वाले में स्टोरी वही है कि या तो वो जो सब्सक्राइबर्स होंगे बाई डिफॉल्ट वो, या फिर आर्टिकल्स में आप नाम दे दो। देखो इसमें भी फ्लो चार्ट में नीचे वही बोला है, कुछ नया नहीं बोला हुआ है। तो सेम चीज रिपीट हो रही है। अभी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात हो रही थी, उसको प्रोसीजर के फॉर्म में दे दिया। रखा मैंने इसलिए क्योंकि थोड़ा अपनी हैबिट हो जाती है कि सर ये आंसर तो बुक में देखा ही नहीं था। पढ़ा आपने बहुत अच्छे से, अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर आपको पता भी है, बात भी हुई है, लेकिन एज अ प्रोसीजर आंसर नहीं दिया था। तो स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि अच्छा यही सब तो लिखना था, खाली प्रोसीजर वर्ड यूज कर दिया। तो मैंने एक बार रिपीट आंसर भी रख दिया है, ठीक है, पढ़ना नहीं है पूरा, एक बार देख लेंगे तो ध्यान में रहेगा। अब इसके अंदर के पॉइंट्स आप देखोगे तो आपको लगेगा सारी बातें सेम है, खाली फॉर्म नंबर ऐड हो रहे हैं, वो रूल जैसा हो गया। तो ये आप टिक करके रख सकते हो, एक बार गो थ्रू कर लो। मैंने ट्राई किया कि फॉर्म नंबर हाईलाइट ही कर दूं, तो आपको पूरा टॉपिक सेकेंड टाइम वापस पढ़ना नहीं पड़े, एक बार खाली रीडिंग में ले सकते हो। तो ये पूरे 2 पेज आपके इसमें कट जाएंगे। कैजुअल वैकेंसी की बात भी यहाँ पे हुई, ऑल्टरनेट डायरेक्टर की बात भी अपन ने की, ये सब कवर हो गया है। फिर एक देखो 104 पे आंसर है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय ट्रिब्यूनल। ये मैंने आपको भी चैप्टर 10 में कराया था, 241 242। ट्रिब्यूनल चाहे तो डायरेक्टर्स को हटा के अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स का जो टर्म है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, और इनके बिठाए हुए डायरेक्टर्स को बाद में कोई हटा नहीं सकता। वही स्टोरी है, तो उस चैप्टर से आंसर उठा के लेके आ गए। इनके ऊपर रोटेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं हो सकता, वैसा है। तो ये भी आप टिक कर लो, पढ़ा हुआ है इसलिए वापस नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट है 163। 163 सेक्शन में प्रैक्टिकली बहुत डिटेल में है, यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया है। तो अपने ट्राई करेंगे कि जितना है उस लेवल से बाहर नहीं जाए, फिर वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत एड ऑन करूंगा क्योंकि इतना इनफ भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, वोटिंग मेथड की बात हो रही है। अब इसमें ना जब डायरेक्टर्स के लिए वोट होता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं वोटिंग करवाने के। एक तरीका ये हो सकता है कि हर शेयर होल्डर को एक वोट दे दिया कि यू हैव वन वोट टू फिल, और आपको इनमें से जो पसंद है उसको अपना वोट दे दो, जैसे इलेक्शंस में होता है, बात खत्म। दूसरा वेटेड वोट्स होते हैं, भाई हर शेयर होल्डर को उसके शेयर होल्डिंग के वेट के हिसाब से मल्टीपल वोट्स यूज करने को मिलते हैं। आपके पास 100 शेयर है ना, यू हैव 100 वोट्स। अब आपको 100 वोट्स किसी एक को देने हैं या आपको डिवाइड करने, योर कॉल। आप डिवाइड भी कर सकते हो भाई 4 कैंडिडेट है, मेरे 100 में से 40 वोट इसको, 30 वोट उसको, 20 इसको, 10 इसको, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो भी एक ऑप्शन है। फिर कितनी बार ऐसा होता है कि आपको रैंकिंग देनी होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, सेकंड प्रेफरेंस वोट, थर्ड प्रेफरेंस वोट, ऐसा भी होता है कि भाई देखो ये 5 कैंडिडेट है, तो आप इनमें से अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट किसको देते हो, कि आपसे आपकी नजर में सबसे पहला कैंडिडेट आप कौन है जो बेस्ट है। अच्छा अगर ये नहीं बन पाया तो सेकंड बेस्ट कौन है, वो भी बता दो, सेकंड सेकंड प्रेफरेंस वोट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, रैंकिंग हो गई ना। तो आप जो वोट दे रहे हो उसमें रैंकिंग दे रहे हो कि मेरे हिसाब से मेरी पहली प्रायोरिटी ये है, अगर ये नहीं बनता है तो सेकंड प्रायोरिटी है, वैसा भी होता है। तो उस बेसिस पे वोटिंग होती है। तो वोट कास्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें आपको डिफरेंट रूल्स बताए गए होंगे। इसको कलेक्टिवली सेक्शन 163 जो है वो गवर्न करता है, बट इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में इससे ऊपर कुछ नहीं दिया, ये पैराग्राफ है। तो अगर डेप्थ में जाते हैं ना तो कैलकुलेशन भी आती है, कैसे वोट काउंट होते हैं, मेजोरिटी कैसे बनती है, वेटेड एवरेज होता है, सिंपल है, बहुत कुछ होता है। बट क्योंकि डेप्थ में नहीं गए, अपने भी आगे नहीं जाए, तो आपको जो मैंने बताया वो इसमें लिखा भी नहीं है, एरो नहीं बता रहा हूँ। बट अगर कुछ आए तो कैसे प्रेजेंट करे, तो एटलीस्ट 2 मार्क्स का आंसर बने उतना तो पता हो, तो उस हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, वैसा है। तो इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाओगे चलेगा, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, अगेन रिपीट स्टोरी, अभी बात हो ही गई है, तो ये टिक कर लो। पेजेस कम हो जाते हैं ना थोड़े बहुत, और क्या। उसके बाद वाला आंसर भी देख लो, रिपीट है। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, कल बात हो रही थी यहाँ। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स जिनके पास 20,000 रुपए की फेस वैल्यू से ज्यादा शेयर नहीं होते, एग्जैक्टली वही आंसर। इसके बाद वाला आंसर देखो 107। इसमें बात हो रही है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय मेंबर एट जनरल मीटिंग, कोई एजीएम में वोटिंग के थ्रू। तो ये पार्ट में भी आपको सेम बातें मिलेंगी। DIR 12, DIR 2, ये भी दिख रहा है। DIR 2 डायरेक्टर फाइल करता है, DIR 12 कंपनी फाइल करती है।
अगर कोरिलेट करना है तो ऐसे याद रख लो कि भाई छोटा नंबर DIR 2 विल बी एसोसिएटेड विद अ स्मॉलर एंटिटी दैट इज अ डायरेक्टर, और DIR 12 बड़ा नंबर है तो इट विल बी एसोसिएटेड विद द बिगर एंटिटी दैट इज द कंपनी। अब कंपनी और डायरेक्टर में बड़ी एंटिटी तो कंपनी हुई ना, तो वहाँ DIR 12, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ये पेज पे जो लिखा है उसमें स्टार्टिंग का पार्ट आपको रिलेट होगा, फिर उसके बाद ना इसमें रोटेशन पॉलिसी आ रही है, रोटेशनल डायरेक्ट, ये मैंने आपको डब्ल्यूटी में कराई हुई है, मैं अभी रिकॉल करवाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। हमने इसमें ऐसा देखा है कि कंपनीज में एक रोटेशन पॉलिसी होती है। रोटेशन पॉलिसी का मतलब है कि कुछ डायरेक्टर्स जो है, एक बार वीडियो में देख लेना, ऑनलाइन चल रहा है, जो लाइव देख रहे हैं एक बार देख लेना, कुछ ग्लिच आ रहा हो या प्रॉब्लम है तो बता दो, क्योंकि मेरे में 2 मिनट के लिए गया था वीडियो इसीलिए। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं उनका कंसेप्ट ऐसा बनाया गया कि कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स में से एक क्वांटिटी हर साल रिटायर हो जाएगी और उसके बदले कुछ नए वाले आ जाएंगे। रीजन वही है कि रोटेशन रहेगा ना, तो फ्रॉड्स कम होंगे, पता चलेगा कि जो गया वो क्या करके गया, और नया वाला आएगा तो उस चीज को रिवील कर पाएगा। दैट वाज द इंटेंशन। अब हमें देखना है कि रोटेशन होता कैसे, तो मैंने उसमें आपको क्वांटिटी बताई है, देख लो फिर से एक बार देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 1 मान रहे हैं, इसमें से ऐसा बोला था 2/3 डायरेक्टर्स जो है ना वो एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबल टू रिटायर बाई रोटेशन, मतलब इनमें से कोई भी जा सकता है। बट एक्चुअली में सारे रिटायर होंगे नहीं। रिटायर कितने होंगे, इनमें से 1/3, 2/3 का 1/3। अब इसको अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल से ले तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अज्यूम कर लो 9, 9 का 2/3, 9 का 2/3 कितना होता है 6, 6 में से कोई भी जा सकता है। कौन जाएंगे, कितने जाएंगे, इन 6 में से 1/3 मतलब 2, तो 9 में से 2 डायरेक्टर जाएंगे रोटेशन से। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स को रोटेशन से रिटायर करना पॉसिबल है। आया समझ में, क्लियर हुआ। अब 6 एलिजिबल थे और 2 जाएंगे, मतलब कोई भी 2 जा सकते हैं, झगड़ा नहीं होगा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। किसको निकाले, जिसको निकाल रहे बोल रहे हैं यार मुझे काम की जरूरत है, घर चलाना है, फैमिली है, बच्चे हैं, खर्चे हैं, तुम कहाँ मेरे को निकाल रहे हो, मुझे सैलरी चाहिए, इसको निकाल दो, इसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं, इसको चलेगा। आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बोले बड़ी गाड़ी लेके आता है, मैं तो छोटी गाड़ी लेके आता हूँ, ये पैसे वाला है इसको निकाल दो, ये अफोर्ड कर लेगा। अब झगड़ा हो रहा है, फिर किसी ने बोला नहीं नहीं, ये एज में सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, तो जो बड़ा है एज में वो रिटायरमेंट के पास है ना, उसको निकालो। मैं यंगस्टर हूँ, मेरे पास लॉन्जिविटी ज्यादा है काम करने की, मैं कंटिन्यू करूंगा। सीनियर बोला नहीं नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये तो फ्रेशर है, इसको कुछ आता नहीं, इसको निकाल दो। अब ये सब इश्यूज चल रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, किसको निकाले किसको नहीं निकाले, कैसे डिसाइड होगा। तो बोला एक तो वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑप्शन तो है, जो सबसे पहले आया था सबसे पहले जाएगा, तो वो ऑप्शन तो इन्होंने रखा ही। मान लो ये 6 के 6 एक ही दिन पे अपॉइंट हुए थे, सेम डेट पे, कोइंसिडेंस, फिर झगड़ा कर रहे हैं, बोले पहले तूने साइन किया, तू मेरे से 30 सेकंड पहले डायरेक्टर बना, तू जाएगा सीनियर। अब ये झगड़ा हो रहा है, बोले यार ये भी नहीं चलेगा, तो इसमें ना लकी ड्रॉ वाला सिस्टम है, चिट सिस्टम, चिट्ठी पे नाम लिखो, नाम निकालो, जिसका नाम आया वो जाएगा। तो अनलकी ड्रॉ बोल सकते हैं कि आपका नाम आया तो आपको जाना पड़ेगा, वैसा है। तो लकी ड्रॉ नहीं है, दिस इज अनलकी ड्रॉ, वैसा है। अब ये जो सिस्टम रखा है चिट वाला, ये इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं, तो लक पे ही छोड़ना पड़ेगा किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा। तो ये स्टोरी, अब ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने समझाई है, पेज 107 पे लिखा हुआ है। और एक प्रॉब्लम इसमें और आता है राउंडिंग ऑफ का, मैथ्स वाला प्रॉब्लम। ठीक है, देखो 9 में से 6 है, 6 में से 2 है, ये तो मैंने 9 लिखा इसलिए हुआ ना, 10 लिखता तो पॉइंट में आंसर आता। अब यहाँ बात हो रही है डायरेक्टर को निकालने की, पॉइंट में किसी को कैसे निकालेंगे, या तो 6 डायरेक्टर होंगे या 7 होंगे, ये 6.66 या 6.25 तो बनेगा नहीं। बोला पॉइंट में कुछ भी आएगा, इट इज टू बी राउंडेड ऑफ एज नियरेस्ट नंबर इन द मल्टीपल ऑफ 3, वैसा इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। सिंपल मैथ्स वाला रूल है अपना, कि भाई 6.3 आया तो वो 6 हो जाएगा, 6.7 आया तो वो 7 हो जाएगा, वैसा तो मैथ्स वाला रूल है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। सबसे पुराने वाले को पहले निकालो, अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स एलिजिबल है तो, अदरवाइज फिर वो ड्रॉ वाला सिस्टम कर लो, चिट्ठी लगा लो, जिसका नाम आया वो गया, वैसा है। बाकी चिट्ठियां चेक कर लेनी चाहिए, पता चला सब में आपका नाम ही लिखा है ना, वो भी होता है। दो में से नहीं, ये 6 में से 2 को निकालेंगे, 9 में से 6 है, इनमें से कोई भी जा सकता है, और 6 में से 1/3 मतलब कोई भी 2 जाएंगे। बट इन 6 में से कौन से 2 जाएंगे और कौन से 4 रहेंगे, ये झगड़ा हो रहा है। तो इनमें से जो सबसे सीनियर है, जो सबसे पहले आया था कंपनी में, एज वाइज नहीं, कंपनी में जो सबसे पहले आया था पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक ऑप्शन ये है। दूसरा फिर चिट वाला सिस्टम तो है ही वैसा।
इसमें जो 108 पे स्टोरी है ना, वो थोड़ी टेक्निकल है, बट आई डोंट थिंक इसको आज लेना चाहिए, थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपने स्टॉप करते हैं, यहीं से स्टोरी वापस कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा पॉइंट है, तो मुझे अभी ना एकदम वो लास्ट लास्ट में नहीं बताया। नहीं नहीं, ये 6 में से देखेंगे। उसने वही सेम पूछा। 9 में से 6 लोग एलिजिबल है, इनमें से कोई भी जा सकता है, तो इनमें से किसी दो को सिलेक्ट करना है। दोनों जाएंगे, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, दोनों लोग जाएंगे। बट 6 का 1/3 किया तभी तो पता चला कि दो हटाने हैं। 6 एलिजिबल है, इनमें से मतलब 6 में से कोई भी जा सकता है, पर इनमें से कितने लोग जाएंगे? दो ही जाएंगे। तो दो कौन होंगे? जो इनमें से सबसे पुराने होंगे, वो दो पहले जाएंगे वैसे। नहीं नहीं, वो जो भी डायरेक्टर फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं ना, कि ये तो नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा, उसको बीच में से नहीं निकाल सकते, और ये होगा भी नहीं, सब एजीएम में होता है। तो एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर तो होते ही एजीएम तक है, वहाँ क्लैश ही नहीं होता। क्लैश होता है एमडी, मैनेजर, जिनको 3 साल 5 साल, ट्रिब्यूनल वाला डायरेक्टर, नॉमिनी वाला डायरेक्टर, वो इसमें नहीं आते, क्योंकि उनको हटा दोगे तो फिर पर्पस पूरा नहीं होगा ना। किसी को आपने बोला कि 5 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, फिर उसको अगली एजीएम में हटा दिया, तो वो नहीं होगा वैसे। नहीं, एमडी भी नहीं आता, क्योंकि एमडी होते हैं फिक्स टर्म के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 3 साल 5 साल, वो नहीं आते। जिनको भी, जिन डायरेक्टर्स को भी पूरे एक्ट में किसी फिक्स टर्म का कमिटमेंट दिया होता है, उनको नहीं हटा सकते। वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, आपको 5 साल के लिए अपॉइंट किया और फिर आपको अगली एजीएम में रोटेशन में इसमें निकाल दिया, तो आप बोलोगे मेरे को 5 साल का कमिटमेंट क्यों दिया? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, 3 साल का कमिटमेंट, उनको नहीं काउंट करेंगे। एडिशनल ऑल्टरनेट पे पॉइंट आता नहीं, वो तो एजीएम तक ही होते हैं। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। इसमें आपके रोटेशन में, देखो एडिशनल ऑल्टरनेट वाला प्रॉब्लम है नहीं, नॉमिनी वाला फिक्स हो जाता है, एसएसडी वाला फिक्स हो जाता है, इंडिपेंडेंट वाले का भी टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स हो जाता है। बाकी के जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो इसमें कवर होते हैं मोस्टली। पार्ट टाइमर्स वो है जो पूरा दिन कंपनी में नहीं बैठते, एमडी फुल टाइम होता है, एक होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, एक पार्ट टाइम होते हैं। पार्ट टाइम वाले इसमें बचते हैं, बाकी के नहीं आते, तो वो लोग ही रिटायर होते हैं। तो ज्यादा लोग नहीं रिटायर होंगे, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन रोटेशन चलता रहना चाहिए उस सेंस में। तो पार्ट टाइमर्स वो है जो सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करने आते हैं, और दिन में कुछ आवर्स के लिए आएंगे, और डेली नहीं आएंगे। जब स्ट्रेटेजी बनानी होती है तभी आते हैं, अदरवाइज नहीं आते, ये वो लोग। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने पॉइंट्स कवर कर ली। अब पेज 106 से फिर कल आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, 106 ही था, 108 था। 108 से वापस कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही रखता है। और कुछ पूछना आपको, कोई क्वेरी? क्लियर है यहाँ तक?